So welcome back everybody to this session number 3. Obviously we are studying mole concept. mole concept पढ़ रहे थे. 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, काफी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हमने दोनों लेक्चर में पढ़ा. दिस इज गोना बी द थर्ड लेक्चर. ये थर्ड लेक्चर तो है, बट आज इस थर्ड लेक्चर को मैंने एज अ प्रैक्टिस सेशन रखा है. ठीक है, प्रैक्टिस सेशन इसलिए क्योंकि हमने इतना इनफ कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया है कि हम कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो आज का सेशन पूरा क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेगा. यस, मैं पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता हूं, तो आज का पूरा सेशन क्वेश्चन ओरिएंटेड रहना चाहता है. ऑब्वियसली आप इसको लेक्चर नंबर 3 मान सकते हैं मूल कॉन्सेप्ट का. इसलिए मैंने आज के क्लास का जो टाइटल है उसको प्रैक्टिस सेशन के नाम से रखा था. ठीक है, सो दिस इज बी योर प्रैक्टिस सेशन. मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी ले लिए हैं. ठीक है, now before heading to our main content, I'd like to introduce myself. A small introduction about myself. My name is Shubham Upadhyay. I'm currently pursuing BTech from IIT Lucknow. I'm a third year student. Also, I have 3+ years of teaching experience. mentored 1000+ students. आपके previous 2-3 साल के जो ME के बैचेज हैं उन सबको मैं continuously mentor करते आया हूँ. ठीक है, also I have produced multiple AR in MEE. Well, these are all my experiences. खैर ये सारे मैटर्स बिल्कुल नहीं करते. Obviously, एज अगेन मैं वापस से वही चीज़ कहूँगा कि मेरा और आपका कनेक्शन वो ज़्यादा मैटर करता है. चलिए, तो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. काफ़ी कुछ हमने, देखो लेक्चर नंबर 1 में ये सारी बातें हुई थी और काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. तो थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं. कल के लेक्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कल के लेक्चर की शुरुआत हमारी हुई थी, ज़्यादा आगे आगे या कल के लेक्चर में हमने मोल की शुरुआत की थी. ये था हमारा लेक्चर नंबर 2. यहाँ से जिसने मॉलिक्यूलर मास, हम लेक्चर की शुरुआत की थी, हमने मॉलिक्यूलर मास को समझा, फिर हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और फिर मोल. मोल में भी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं. ठीक है, जिसमें से मैंने टाइप 1 मेजरली डिस्कस कर लिया था. उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे एंड तक आते हैं सेशन के. तो आज का जो सेशन है आप यहाँ से उसको मार्क करेंगे. दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड दिस इज अगेन योर प्रैक्टिस सेशन. आपका सबसे पहला प्रैक्टिस सेशन मैं देने जा रहा हूं आज आपको. ठीक है, आप इसको लेक्चर नंबर 3 से मार्क कर लीजिए. ठीक है, चलिए. अच्छा, एक और चीज, कल के लेक्चर में हमने टाइप 1 तो पढ़ लिया था. ठीक है, तो आज टाइप 2 भी देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करेंगे. ठीक है, सो टाइप 2 के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मोल से रिलेटेड, उसके अंदर क्या डेटा गिवन होता है और क्या हमको फाइंड करना होता है. जैसे मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं तो मैंने बताया था कि टाइप 1 के अंदर कैलकुलेशन, मोल को कैलकुलेट करते वक्त हमको 3 टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने टाइप 1 कल करा दिया था ऑलरेडी. जिसमें टाइप 1 क्या था कि मास ऑफ द सब्सटेंस जब आपको गिवन हो तो आप उससे मोल कैसे निकाल सकते हैं, और अगेन मोल से अगर गिवन हो तो मास कैसे निकाल सकते हैं. ये दोनों हमने देख लिया था. ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली टाइप 2 वाला पार्ट, जिसमें आज लिख लो कि टाइप 2 के अंदर क्या डेटा गिवन होता है. तो टाइप 2 के अंदर मान लो हमको गिवन है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन. अब बेसिकली पार्टिकल्स मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेगा वो. इसलिए मैंने बोला कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तो उस केस में मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसका सिंपल सा फार्मूला है. टाइप 1 क्या था कि जब पहले से किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला ये रहा. वैसे ही आज का जो टाइप 2 है, छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो, फिर मैं प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करूंगा. क्वेश्चंस खूब सारे लाया हूं, ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ. आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं भी करूंगा, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, तो टाइप 2 के अंदर जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो उस केस में हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट विल बी इजी फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला, जो कि आपका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूं. वो कैसे होगा? वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, या वो एटम्स हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है पार्टिकल्स के अंदर, इसलिए मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा. ठीक है, जब आप उसको डिवाइड कर दोगे एन से, अच्छा एन क्या होता है सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर. तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, एन से, तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा. इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख लो कि n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na. क्या बात है, यही था टाइप 2. टाइप 1 में मास गिवन होगा तो मोल कैसे निकालेंगे, टाइप 2 में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल कैसे निकालेंगे. उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ हो गया. ठीक है, चलिए, फार्मूला फार्मूला तो बहुत खेल लिया. आज अब सेशन की शुरुआत करते हैं. इट्स प्रैक्टिस टाइम.
अब अगले स्लाइड से हम खूब सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे। तो अब शुरू होता है हमारा प्रैक्टिस टाइम। हमने टाइप 2 भी देख लिया, अब टाइप 2 से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे हम लाइन बाय लाइन। तो क्वेश्चंस, आज का पहला क्वेश्चन आज के सेशन का नोट करते चलिए मेरे साथ। आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल ऑफ, ठीक है। कुछ सैंपल्स गिवन है नीचे, जिसमें पहला है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, 10 टू द पावर 26 एटम्स ऑफ हीलियम। दूसरा है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। समझिएगा ध्यान से, मैंने पार्टिकल लिखा था तो उसके अंदर एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो सब आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ ओ। ओ मतलब ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है आज का मेरे प्रैक्टिस सेशन का। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। बोला गया हमसे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सिंपल सा काम करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है इसी के अंदर, ये सब क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन फिर उसके अंदर 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ मेरे सॉल्यूशंस को देखिए, अगर समझ आए तो फॉलो कीजिए, अपने आप भी आप करके रख सकते हैं, मिलाने का काम आप मेरे सॉल्यूशन से कर सकते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। चलिए, कितनी सिंपल सी बात है। हमने अभी भी पीछे पढ़ा कि भैया जब भी पार्टिकल्स गिवन हो, अब पार्टिकल्स में वो एटम्स भी हो दिया जा सकता है क्वेश्चंस में, या फिर मॉलिक्यूल्स भी दिया जा सकता है क्वेश्चंस में। तो वही सेम चीज यहां दी है, देखो कितने दिए हैं 6.022 10 पावर 26 एटम्स दे दिया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने दे दिया। तो मोल का सिंपल फार्मूला क्या है कि भैया नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। तो पहले पार्ट का जो सोल्यूशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना गिवन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26, और अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, अब जिनको पता नहीं है, जो प्रीवियस अंडरस्टैंड नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, मैं वैल्यू बता देता हूं अगेन। एन की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप यहाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रख दो। ये देखो, इससे ये कट गया, सिंपली ये नीचे 23 है ऊपर 26 है, कितना बचेगा 10 टू द पावर 3, मतलब 1000 मोल। क्या सर इतना सिंपल है क्या? बिल्कुल बच्चा, इतना सिंपल है। मतलब एटम्स गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो हमको क्या करना है, उसके नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। समझ आया पहला पार्ट? दैट्स वेरी गुड। अगर आपका आंसर 1000 मोल है, कांग्रेचुलेशन, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। चलिए भैया, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3.011 × 10⁻21 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ऑफ O2। सोचो कितना है 3.011 × 10⁻21 मॉलिक्यूल। मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो डायरेक्टली सेम फार्मूला हम अगेन वही यूज करेंगे, जिसमें n निकालने के लिए ऊपर रखेंगे 3.011 × 10 टू द पावर 21, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, और नीचे होगा 6.022 × 10 टू द पावर 23। हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली ऑलमोस्ट ये 1/2 टाइम चले जाएगा। सो दिस विल बी 1/2 इंटू ये 10 टू द पावर 23 या 10 टू द पावर कितना है, ये 21 है, तो ये नीचे हो जाएगा 1/10 की पावर 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 0.5 इंटू 10 की पावर -2, ये इतने मोल आंसर आएंगे। क्या बात है सर, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, चाहे नंबर ऑफ एटम्स दे दे चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दे, बस हमको ऊपर वाली वैल्यू में वो चीज रखनी है और नीचे n से डिवाइड कर देना है। कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। चलो भैया, थर्ड नंबर अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोला है। इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन सिलेंडर गैस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल है यार, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात किया है, बट जब भी ऑक्सीजन गैस की बात होती है तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा O2 होता है। यहाँ O2 नहीं, यहाँ O के बारे में कमेंट किया गया, यहाँ बोला गया कि 6.022 × 10⁻24 एटम है एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब O के, इन ऑक्सीजन सिलेंडर गैस। ऑक्सीजन सिलेंडर गैस O2 होता है, बट हमको सिर्फ O का डेटा पता है, सिंगल O का। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल ही तरीका है, कुछ करना नहीं है, याद रख लो हमेशा, वन मॉलिक्यूल
ये बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम, सोच के देखो। अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल O2 का देखूं तो यार O2 में कितने एटम है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 ऑक्सीजन एटम। 1 मॉलिक्यूल में कितने, 2 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस आपका O2 है। और एक मॉलिक्यूल अगर मैं O2 का लेता हूं, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस लेता हूं, तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। यस सर, ये तो बेसिक सी बात है, तो सबको पता है भैया, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब सोचो, अब क्वेश्चन में दिया गया है क्या 6.022 × 10⁻24 एटम ऑफ O इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो आप इसको क्या करो, 1 मॉलिक्यूल O2 के लिए पहले निकाल लो मोल। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो सिंपली वैल्यू क्या दी हुई है, 6.022 इंटू 10⁻24। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के लिए निकाल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको मैं अगेन 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दूंगा, ये कट जाएगी पूरी वैल्यू। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 10, क्योंकि ये 23 और 24 है, तो 10 की पावर 1 मतलब 10, यानी 10 मोल, 10 मोल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने 1 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, तो ये 10 मोल मॉलिक्यूल होगा। बट हमसे क्वेश्चन में 10 मोल का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सिर्फ सिंगल O का। तो अगर एक मोल मॉलिक्यूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 ऑक्सीजन होता है, तो 10 मोल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब 10 मोल मॉलिक्यूल मतलब ये O2 की बात कर रहा है। तो अगर हमको एक सिंगल O का नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो क्या मैं इस 10 को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी एक सिंगल ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, 5 मोल। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डेटा, एक ही केज था, एक ही फंसाने वाला चीज था, और वो क्या था, वो ये था कि आप डायरेक्टली 10 मोल आंसर लिख के आ जाते वैल्यू पर। ये गलत हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे ऑक्सीजन एटम्स का पूछा है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यानी O2 मॉलिक्यूल का नहीं। इसीलिए ये जो मैंने निकाला वैल्यू, पहले मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल का O2 मान के निकाला, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम। तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए 10 मोल मॉलिक्यूल है तुम्हारा, तो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना होगा, 10/2, क्योंकि एक मोल में 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कितना होगा, 10/2, यानी 5 मोल। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? पहला क्वेश्चन हमने इजीली कर लिया है। क्या सबको समझ आया, बताओ? क्या ये क्लियर हुआ? देखो अभी तक कंफ्यूजन था, अब क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं सब PYQ होते हैं, ठीक है? तो ये PYQ है आपका नीट 2016 का। क्या बात कर रहे हो सर, PYQ है क्या? बिल्कुल है यार। और देखना तुम खुद कहोगे यार सर इतने इजी कॉन्सेप्ट, खुद कहोगे सर इतने इजी कॉन्सेप्ट है तो हमसे आराम से सॉल्व हो गया। बिल्कुल यार, पढ़ोगे तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा यार। ये नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मास ऑफ, पहला डेटा दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, ओके। सेकेंड दिया है 1.5 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, बट इसको इन केजी पूछा था, इसलिए ये अच्छा सवाल है। चलिए आइए मेरे साथ सॉल्व किया जाए। पहले क्या बोला है, फाइंड मास ऑफ किसका, O3 मॉलिक्यूल का, जिसमें दिया हुआ है कितना मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 6.022 10⁻23, मतलब सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल सर हमको दे दिया और हमसे मास पूछ रहा है, तो कितना ही सिंपल है सर। सर सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दो Na से। अब नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻25। तो भैया सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो इसमें, 6.02 10⁻23, देखो ये कट जाएगा, मतलब ये 10⁻2, मतलब आंसर आएगा कितना, 100 मोल, ठीक है? बट हमसे भैया ना मास पूछा हुआ है, ठीक है? कितना पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है।
100 मोल आया भैया, ठीक है, लेकिन हमसे मास पूछा है। तो अगर बताओ मोल हमारे पास है और हमको मास चाहिए, तो हम एक बढ़िया फार्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं? अरे यार कल ही के लेक्चर में तो पढ़ा था, जब मोल गिवन और मास निकालना हो तो ये क्या होता है, मास इन यहाँ क्या आता है, यहाँ ग्राम में आता है मास, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका, मोलार मास। तो भैया जब मेरे को इसको ग्राम में लाना होगा, तो मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ग्राम में आंसर आएगा, सोचो। बिल्कुल। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारा 100 है और O3 का मोलर मास कितना हो सकता है भैया, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन, O3 में कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 48। तो क्या ये 48 ग्राम नहीं हो गया? बिल्कुल। भैया अगर ये केजी में पूछता तो भैया 48 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में आंसर कितना आता, 4.8 केजी। क्या बात है, पहला पार्ट समझ आया, बहुत ही सिंपल। अरे भैया वैसे ही सेकंड पार्ट भी तो करना है, कितना ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है, अरे भाई नंबर ऑफ पार्टिकल में नंबर ऑफ एटम कह लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लो, है नंबर ऑफ पार्टिकल ही, इसलिए 1.5 × 10⁻26 आप ऊपर रख दीजिए, नीचे 6.022 × 10⁻23। तो भैया जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मोल की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो ये 1/4 टाइम्स कट सकता है, क्योंकि ये 1.5 है, इसको 6.0 मान लो, तो ये 1/4 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 10⁻26 ऊपर ऊपर है 10⁻23, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻3 हो जाएगा, मतलब 0.25 × 10⁻3, ये इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्या बात है। लेकिन भैया हमसे मास पूछा है, अगेन मास निकालने के लिए यानी W पूछा है, और इन ग्राम मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.25 × 10⁻3, और मोलार मास कैसे निकालेंगे, तो भैया SO2 का मोलार मास आराम से निकाला जा सकता है भैया। SO2 का मोलर मास, अरे भैया सल्फर का मास कितना होता है 32, और 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 32, मतलब 64, यानी इंटू 64। अच्छा इसको 0.25 को मैं तो कहूँगा 1.4 ही लिख लो एक बार फिर से, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा फिर 64, तो ये 4 से कितना 16 टाइम, मतलब 16 × 10⁻3 ग्राम, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको आप खोल दो D00 को, तो ये 16,000 ग्राम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यानी 16,000 ग्राम। बट क्वेश्चन अगेन हमसे क्या पूछा है, इन केजी, अरे रे, तो फिर इसी वेट को अगर इन केजी चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो ना भैया 1000 से, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 16 केजी एज आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन भैया नीट 2016 में, बिल्कुल यार बच्चा यही आता है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? देखो बहुत बच्चों ने पहला पार्ट तो सॉल्व भी कर लिया था, क्या बात है, सबको क्लैरिटी बनी? हाँ भैया समझ आ गया कैसे हुआ, कैसे हुआ बच्चा, समझ आया? इफ यस देन टेल मी क्विकली, कहीं प्रॉब्लम है तो उसको जरूर पूछो। बैक स्लाइड कहाँ, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ। ये तो कर लिए, इसमें दिक्कत आ रही है क्या कहीं? यार कुछ नहीं यार, सिंपल से बस हमने जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं सिर्फ उसी का यूज किया है, कहीं दिक्कत आ रही है? अरे नोट क्यों करना है बच्चा, मैं तो नोट्स तो रूम में अपलोड कर देता हूँ। आप एक बार चैट सेक्शन ऐप वाले सेक्शन में चेक तो करो, मेरे नाम का फोल्डर बना हुआ है प्रॉपर, मैंने हर फोल्डर में सब कुछ रखा है, तो आप अभी पढ़ लो, ठीक है। नोट आप ना किया करो, आप पढ़ लिया करो, सेशन के एंड होने के बाद आप आराम से नोट्स बना लेना, आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है, ठीक है। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक नीट का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ओके चलिए, अब एक और मजेदार सवाल करें, और इस सवाल की खासियत पता है क्या है, इस सवाल की खासियत क्या है पता है, ये सवाल IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर, IIT जेईई में? हाँ बहुत पहले आया था, 2012-11 के आसपास आया था, तो क्वेश्चन नोट करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यहां लिखता हूं, यहां नीचे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is 1.6 into 10 to the power minus 23 ग्राम। कैलकुलेट
द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ इट। क्या बात है सर, इतना मस्त सवाल। ये आया है IIT JEE 2012, पुराना सवाल है बट बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से एक आपको नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा इसी के सोल्यूशन में, और वो आपको मस्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। सर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एटम है, उसने ये नहीं बताया कि एलिमेंट क्या है। देखो उसने क्या बोला कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसका एटम का मास है वो दिया हुआ है कितना, 1.6 × 10⁻23 ग्राम। हमसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स बताओ। कब? जब उसी एलिमेंट का मैं 19.2 kg लूंगा, तो कोई एलिमेंट लेस से x है, ठीक है, उसके एक एटम का मास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 23 ग्राम, ठीक है। मतलब समझ लो कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटम का मास दिया 1.23 ग्राम, ठीक है। अब पूछा है कि अगर इसी एक्स को मैं अगर अमाउंट में, मतलब इसी एक्स के मास को अगर मैं 19.2 kg का अमाउंट ले लूं, इसी एक्स का मतलब इस एक्स एलिमेंट का मैं 19.2 kg ले लूं, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। देखो इसीलिए ये IIT जेईई का सवाल है, बट है बड़ा आसान। देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोला था, कुछ भी गिवन हो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे नंबर ऑफ मोल्स, सोचो। तो हमको अभी फॉर्मूला पढ़ा है पीछे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। जब मास गिवन हो सर, तो गिवन मास इन ग्राम, जिसको मैं W लिखता हूं, अरे मास को मैं W लिख देता हूं, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास। हाँ ठीक है, लेकिन अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर मोलार मास जो होता है वो या तो कोई सब्सटेंस कोई कंपाउंड दिया रहता था, या तो अभी तक SO2 दिया रहता था, या फिर CH4 दिया रहता था, या फिर O3 दिया रहता था, या O2 दिया होता रहता था, या NO2 दिया रहता था। सर यहाँ तो ना कोई सब्सटेंस है और ना कोई एलिमेंट का नाम दिया है, फिर हम ये मोलार मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। सर चलिए मास तो दे दिया हमको, अरे भैया मास दिया है 19.2 kg, ये तो दे दिया क्वेश्चन में, बट ये मोलार मास कैसे निकालेंगे सर, ये फंसा रहा है दिक्कत, क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस दिया ही नहीं है। जैसे SO2 CH4 O3 O2 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो भैया इस केस में मोलार मास कैसे निकालेंगे। तो याद रख लो, जब भी कोई सब्सटेंस क्वेश्चन में ना गिवन हो, ठीक है, डायरेक्टली कोई कह दे कि कोई एक्स एलिमेंट है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मास दिया हुआ है, तो इतने मास में कितना मोल, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप समझ लो कि मोलार मास हमेशा हमेशा निकलेगा। कैसे? मोलार मास क्या होता है सोचो। देखो मोलर मास बड़ी सिंपल चीज है। मोलर मास निकालने के लिए जब सब्सटेंस ना गिवन हो तो मोलर मास निकालते हैं कैसे, वन एटम का मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। जब भी आप एक सिंगल एटम के मास को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकाल सकते हो। बस यही इस सॉल्यूशन में केच था। अगर आप ये समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर जाओगे। कैसे? सोच के देखो। सर वेट दिया है क्या? हाँ वेट दिया हुआ है। वेट मतलब अरे गिवन मास दिया है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। कितना मास है? 19.2 kg। लेकिन हमको ग्राम में लिखना है सर, कोई बात नहीं, हम इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे 19.2, और kg दिया इसलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन नीचे मोलार मास के लिए जब जब भी कोई भी सब्सटेंस ना गिवन हो, कोई भी एलिमेंट क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो आप मोलर मास के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला मेरा बताया हुआ यूज कीजिएगा, जिसमें मोलर मास क्या होता है, एक एटम का मास को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी भी सब्सटेंस किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकल जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या एक एटम का मास दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में ही साफ साफ ऊपर लिखा है कि मास ऑफ एन एटम इज 1.6 × 10⁻23 ग्राम। मतलब एक एटम का मास उसने क्वेश्चन में दे दिया, तो 1.6 × 10⁻23 तो हम कर देंगे, लेकिन साथ में मोलर मास निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 1.6 × 10⁻23 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। आओ भाई कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो 10⁻23 से ये 10⁻23 ऐसे ही कट गया। 1.6 × 6.022 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा 9.6। आप इन दोनों को करके देखना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे होता है 9.6, ऊपर है 19.2 × 1000। अब
19.2 को जब 9.6 से आप क्या डिवाइड करोगे तो सिंपली यू विल गेट 19.44, नहीं 19.44 नहीं, 1.944, सॉरी 1.944। एक सेकेंड, मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ एक बार, एक सेकेंड। हाँ चलो, 1 पॉइंट नहीं 19.2 है, 19.2 डिवाइडेड बाई 9.6, आप अपने हिसाब से थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ठीक है। देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ रहा है, बट एग्जैक्ट 2 होता नहीं है क्योंकि और भी आगे डिजिट आती है, तो आप इसको चलो मान के चल लो 2। इस केस के लिए कहाँ गया पेन, ये रहा, मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट कर लिया था। चलो तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम जाएगा, यानी 2 इंटू 1000, सो दिस विल बी 2000, यानी 2000 मोल होगा। करेक्ट आंसर कितना है, 2000 मोल। या IIT JEE 2012 का सवाल है, समझ आया, ये था बस क्वेश्चन में। बोलो समझ आया सबको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1.6 मैं एक बार मल्टीप्लिकेशन के बाद चेक कर लेता हूँ, 6.022 या 9.635 समथिंग है, बट चलो उसको मैं 9.6 ले लिया हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अभी तक मोलर मास देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, SO2 वगैरह दिया हुआ था, तो हमने मोलर मास इजीली क्या किया, SO2 से कैलकुलेट कर लिया, है ना। हर बार क्वेश्चन में क्या देता था, मोलर मास, जब भी मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और उसमें वेट दिया रहता था, मतलब गिवन मास दिया रहता था, तो जब भी क्वेश्चन में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उन सब में मोलर मास हमने कैसे निकाला था, कंपाउंड को देख के या किसी सब्सटेंस को देख के, मॉलिक्यूल को देख के। बट ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कहीं भी वो सब्सटेंस नहीं दिखेगा, कहीं भी वो मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। जैसे कहीं SO2 CH4 CH3 कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं। उसने बोला है कि कोई एक एलिमेंट है, तो यार उस एलिमेंट को मान लो X, क्योंकि हमको पता पता तो है नहीं कि वो कौन सा एलिमेंट है X। अब बोला है कि उसी X एलिमेंट का एक सिंगल एटम का मास 1.6 इंटू 1023 ग्राम है, तो उसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे जब अगर मैं उस एलिमेंट का 19.2 kg का अमाउंट में लूंगा, मतलब जब उस एलिमेंट का 19.2 kg का मास अवेलेबल होगा तो कितने नंबर ऑफ मोल होंगे उसके अंदर, हमसे ये पूछा गया। तो मास तो चलो उसने दे दिया, तो गिवन मास तो ऑलरेडी हमारे पास है जो कि 19.2 kg है, इसलिए मैंने 19.2 को, क्योंकि हमको ग्राम में लिखना होता है, इसलिए मैंने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा ग्राम बन गया। बट नीचे मोलार मास निकालने के लिए सर अभी तक हमारे पास कोई ना कोई कंपाउंड रहता था, जैसे SO2 रहता था तो हम फिर अलग अलग मास निकाल लेते थे, फिर ये मॉलिक्यूलर मास हमारा बन जाता था। या फिर CH4 रहता था तो हम इसका भी कार्बन कलर निकाल लेते, हाइड्रोजन कलर निकाल के सबको जोड़ के और नीचे मोलार मास की वैल्यू रख देते थे। बट इस क्वेश्चन में तो कहीं कोई सब्सटेंस ही नहीं है, इस क्वेश्चन में कहीं कोई आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई सब्सटेंस ना दिखे, कोई कंपाउंड ना दिखे, तो आप मोलर मास निकालने के लिए हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने नीचे बॉक्स में बनवाया है। ये फार्मूला ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का आप मोलर मास बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, उसके एक एटम का मास अगर आपको पता है तो आप उसके एक एटम के मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एलिमेंट का मोलर मास आ जाएगा। तो मैंने वही काम किया है, बस मोलर मास का मैंने क्या किया है कि एक एलिमेंट का मास उठाया है, अब दिया है कि एक एटम का मास उसने ऑलरेडी दे दिया, उस एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास उसने क्वेश्चन में दे रखा था, इसलिए मैंने वही डेटा यहां रखा और मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो हमको टोटल मोलर मास निकल गया। फिर मैंने कैलकुलेशन की और सिंपल आंसर हमारा आ गया। अब समझ आया कि जब भी कोई सब्सटेंस ना गिवन दो, कोई कंपाउंड दिया नहीं हो क्वेश्चन में, तो आप मोलर मास निकालने के लिए हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा, एक एटम का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर है, अब समझ आ गया, अब समझ आ गया सबको, एवरीबॉडी, सिर्फ फैसल नहीं, और किसी को दिक्कत है तो बताओ। समझ आ गया गाइस, आप लोग क्लास में अटेंटिव हैं, चलो बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाहता था। अब कर ले जाओगे बहुत आराम से, ऐसे ही। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो खैर आपके पता है कहाँ का है, आप ही के MU का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट
10 kg, मतलब 10 kg में 10 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? अरे वाह, एमयू 2015 का ही क्वेश्चन है ये। क्या बात है सर, इतना बढ़िया क्वेश्चन। हाँ यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो इसको भी सॉल्व करते आ जाओ। हमको फॉर्मूला पता है, पता है आपको फॉर्मूला? सोच के देखो, क्या आपको फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है सर। सर जब मास गिवन होता है तो एक ही फॉर्मूला हमको पता है, और मास गिवन है क्वेश्चन में, कितना मास है? 10 kg मास दिया हुआ है। तो भैया जब भी मास गिवन हो तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। चलो भैया, मास तो उसने दे दिया, भले केजी में दिया है तो हम इसको 10 × 1000 कर लेंगे ग्राम के लिए। बट मोलर मास के लिए सोचो, यहाँ क्या अगेन कोई सब्सटेंस दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही पीछे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या? मोलर मास निकालने के लिए, मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक एटम के मास को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। बिल्कुल। अब सोचो, अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो एक एटम का मास मुझे पता होना चाहिए। अब इस केस में जो एलिमेंट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हमको एक इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता है? अरे बिल्कुल पता है सर, ये तो सबसे बेसिक सी चीज है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? अरे मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया? वही तो एक एटम हो गया। ओहो, मतलब मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ बट भैया हमको ग्राम में लेना होता है मास को, तो कोई बात नहीं, हम इसको ग्राम में ले लेंगे। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻, जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 27 ग्राम हो जाएगा। तो अब मैंने क्या बोला कि एक एटम का मास, एक एटम मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ एटम एज अ इलेक्ट्रॉन है तो आप एक एटम का मास को मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास मान लो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो। तो हम इलेक्ट्रॉन का मास तो हमको पता है सर, एक इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27। और एन मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब जो आंसर आएगा बड़ा मजेदार है, आंसर आएगा आपका जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 54.8 इंटू 10⁻, माइनस, तो साफ साफ दिख रहा है -27 -23 -4 ग्राम। यानी ये है आपका मोलर मास। अब कुछ नहीं, इस मोलर मास को इस ऊपर ले फार्मूले में पुट कर दो बच्चा, मतलब यहाँ पुट कर दो 54.8 इंटू 10⁻⁻4। और जब आप इसको, थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ मैं हटा के, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 54.8, मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अच्छा इसको 10⁻³ कर लो यहाँ से, यानी 48, इसको 4 तो 3 और इसको 1, यानी इसको 1 अपान अगर मैं 48.8 लिख लूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 10⁻⁴, ये नीचे 10⁻⁴ जाएगा, यानी इन दोनों को कंबाइन करके मैं 10⁻8 लिख लेता हूँ। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कैलकुलेशन कीजिए, नो प्रॉब्लम। जब आप 1/54 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.0182 इंटू 10⁸ थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई करेंगे तो यू विल गेट 1.82 इंटू 10⁶ मोल, यानी ये है नंबर ऑफ मोल्स। क्या था? बिल्कुल पीछे वाला जैसा कॉन्सेप्ट मोलर मास के लिए। मोलर मास के लिए हमेशा एक एटम का मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। जब कुछ भी डेटा ना गिवन हो, कोई कंपाउंड ना गिवन हो, कोई मॉलिक्यूल ना गिवन हो, तो आप सिंपली मोलर मास निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एक सिंगल एटम के मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्या ये EMU 2015 क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। 28 होगा ना बच्चा? 28 तो नहीं होगा। कैलकुलेशन तो मैंने ठीक ही की है, कहीं गलत तो मुझे नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास में ग्राम, नहीं नहीं 28 नहीं होगा ना, 27 होगा ना। एक सेकंड, 4 और 32 होता तो नहीं, ठीक तो है यार। अच्छा नहीं, एक सेकंड, 20, अरे हाँ, या ओके ओके, यस 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 यस, अरे इट्स माय बैड, इट्स माय बैड, एक सेकंड इसको ठीक कर लो एक बार। 31 होते हैं ना, 10⁻31 होता है ना, तो ये 28 हो जाएगा। यस, यू आर राइट, ठीक है, तब ये 4 होगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, 28 और 4 यानी 9.8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3, इसको 5 कर लो, थोड़ा सा इसको 5 कर लो, ओके नो प्रॉब्लम, ओके इसको 5 कर लो
और यहाँ भी आप कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो मेरे साथ, ये 5 हो गया, तो अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 और ये 5, यानी 1 यहाँ 4 और 5, तो इसको कर लो आप 10⁹ कर लो इसको 9, तो 9 कर लो तो इसको 7 कर लो भैया, बस एक एक डेटा चेंज करते चलना है। आप इसको 7 कर लो फिर, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो 10⁻7 हो जाएगा ये, ठीक है, अब सही है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया? बस लिटिल बिट कंफ्यूजन, क्योंकि कैलकुलेशंस बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स, देखो एमयू के प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन बेस्ड तो बिल्कुल होते हैं, ये तो मुझे ही पता है, ठीक है। तो आप 10⁻7 इज द राइट आंसर, 1.82 × 10⁻27। समझ आया सबको? समझ आएगी नहीं बच्चा, जल्दी से बताओ, क्लियर है एवरीबॉडी? चलो बहुत बढ़िया। विश्वजीत कुमार, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं इस वजह से? बेटा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल बताओ, मैं रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो आप मेरे से भी फास्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और बढ़िया सवाल, ये भी पीवाईक्यू, देखो जितने मैं प्रैक्टिस सेशन में, हमेशा मेरी आदत है, मैं पीवाईक्यू, मैं प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, मैं पीवाईक्यू का ही प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ। ऐसे तो आप एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, वो तो आपको सॉल्व करना है खूब सारे प्रॉब्लम, देखो मेरा काम है कॉन्सेप्ट पढ़ाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराना कि भैया और क्लैरिटी हो जाए, बाकी आप जितना प्रॉब्लम खुद से कर सके प्रैक्टिस, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नोट डाउन कीजिएगा, 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल, ठीक है, इज गिवन, फाइंड पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बढ़िया सवाल अगेन, ऑफ ओजोन, अच्छा ओजोन होता क्या है पहले ये समझ लो, O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को ओजोन कहते हैं, तो यहाँ ओजोन का मतलब O3 है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। सेकंड नंबर, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, क्या बात है, बढ़िया सवाल ये, आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन को, अच्छा ये बता दूं कहां का है, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, 2019 का है ये, ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बोल रहा है कि यार 4.8 ग्राम है ओजोन सैंपल का, मतलब O3 मॉलिक्यूल का 4.8 ग्राम है, क्वेश्चन में दिया है O3 मॉलिक्यूल जिसका वेट दिया हुआ है इन ग्राम, कितना दिया हुआ है बच्चा, 4.8 ग्राम, ठीक है। अब हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन O3, तो यार ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया, कैसे, आओ देखो, एक चीज और हमेशा याद रख लो, यहां भी मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम जब भी पूछे तो सबसे पहला काम, देखो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं भी अगर आपको मास दिखता है ना किसी भी क्वेश्चन में कि मास पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करो, उसका नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो भैया वेट दिया हुआ है 5.8, और देखो इस केस में मोलर मास का पुराना फॉर्मूला मत यूज करना जो पीछे वाला बताया है अभी, देखो इस केस में दिया हुआ है ऑलरेडी सब्सटेंस, तो आप O3 से मोलर मास आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ कहीं भी एक सिंगल एटम का मास नहीं दिया हुआ है, तो अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में मोलर मास कैसे निकालते थे और यहाँ मोलर मास कैसे निकालेंगे। यहाँ मोलर मास दिया हुआ है ऑलरेडी, सब्सटेंस दिया हुआ है, मॉलिक्यूल ओजोन दिया हुआ है, तो आप सिंपली मोलर मास ओजोन से निकालेंगे, ठीक है। तो कितना होगा O3 का 48 हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे 1/10, मतलब यहाँ हो जाएगा 0.1 मोल। मतलब जब भी क्वेश्चन में, ये चीज हमेशा याद रख लो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले या नंबर ऑफ एटम बोले, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको ट्रिक भी देता चलूंगा, स्टेप्स भी दूंगा। पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले उसका मोल निकाल लो, ठीक है। अब सोच के देखो, इस हिसाब से हमसे पहला पार्ट पूछा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन निकालो, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, पहले तो मोल निकाल लिया कि भैया 4.8 ग्राम में मोल होगा कितना ओजोन का कितना मोल होगा 4.8 ग्राम में, हमने पहले ये निकाला, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जब भी क्वेश्चन में बोले, पहला पार्ट में क्या बोला था कि मॉलिक्यूल्स बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे यानी मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछे और आपके पास मोल गिवन है, तो सोचो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मॉलिक्यूल पूछे और मोल आपको दिया हुआ हो, तो हमेशा याद रख लो
जो मॉलिक्यूल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, वो हमेशा क्या होगा, जो भी आपका मोल होगा, अगर आप उस मोल को एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला मैंने अभी भी पढ़ा रखा है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मैंने क्या बोला कि वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो भैया अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं कैपिटल N कहता हूं, तो अगर मेरे को भैया कैपिटल N निकालना होता है तो कैपिटल N को मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं Na के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं निकल जाएगा। और मैंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या एटम्स भी हो सकता है। तो या तो मॉलिक्यूल का नंबर पूछे या तो एटम का नंबर पूछे, कभी भी आपको क्या करना है, मोल को हमेशा एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकल जाएगा। और मैंने इसका फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ाई तो है टाइप 2 में। देखो टाइप 2 में क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो मैं मोल को क्या करूंगा, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही तो मैंने बोला है यहाँ कि अगर मुझे मोल पता चल गया तो अब मैं आराम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ। आंसर इज यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आप उस मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोल कितना आया भैया, 0.1, और Na को आप यहाँ Na ही रहने दो। हाँ आप Na भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये गलत नहीं होगा। तो इसका सिंपल आंसर कितना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे सर, 0.1 इंटू Na, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन में। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मोल निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो हमेशा क्या करना है, मोल इंटू Na। अच्छा सेम चीज सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। अब सोचो नंबर ऑफ एटम्स जब भी पूछे तो सोच के देखो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इसको थोड़ा सा रियलाइज करो। क्या भैया, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं O3 का तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 नंबर ऑफ एटम्स, 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। सोचो भैया एक मोल O3 किससे बना है, 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो अगर मैं 0.1 मोल मॉलिक्यूल की बात करूं, सोच के देखो, यही है ना क्वेश्चन हमारा। क्या पूछा है, सबसे पहला पार्ट पूछा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे और दूसरे पार्ट में पूछा था नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो मैंने वही तो तुमसे बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप हमेशा मोल इंटू Na कर दोगे, वो तो सिंपल है। बट नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप पहले चेक करोगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। अब सोचो अगर मैं एक मॉलिक्यूल उठाता हूं ओजोन का, तो भैया O3 में कितने एटम, 3। भैया 3 ही ऑक्सीजन तो है, यानी एक मोल मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर मेरे को 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल के अंदर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 0.1 इंटू Na, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 0.3 इंटू Na। यही तो केच था, बस यही है आंसर। तो हमेशा चेक क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालने वक्त क्या करना है, हमेशा रूल याद रखो। अगर ये इतना आपको लंबी लग रहा है तो मैं पीछे आपको बता देता हूं। देखो कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल को Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमेशा जितना मॉलिक्यूल आया उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब O3 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3 है। तो 0.1 Na को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.3 Na, यानी राइट आंसर हमारा है 0.3 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो याद रखना मॉलिक्यूल का नंबर और एटम का नंबर दोनों अलग अलग होगा। मॉलिक्यूल निकालते वक्त सिंपली आप सिर्फ मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। बट एटम निकालते वक्त आप उस सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम को गिनेंगे और फिर जितना मॉलिक्यूल आया उसको आप नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। अब समझ आया, इसलिए बहुत आराम से लेके चल रहा हूं। अब समझ आया, हाँ आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप Na के फॉर्म में रखें, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी रहेगी।
इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली ऑप्शंस में आपके Na दिया होता है, इसलिए मैंने साथ में Na को पूरा खोल के नहीं लिखा, मैंने Na लिख दिया प्रॉपर, ठीक है। आप चाहे तो आप उसको खोल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर में कितना होगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई। चलो अगर ये चीज क्लियर हुई ना, बहुत बढ़िया, आपने 2019 का भी सवाल सॉल्व कर लिया। तो एक और सवाल करो मेरे साथ, ठीक है, एक और सवाल करो। सवाल है 132 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल, कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल, ठीक है, इज गिवन, फाइंड फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2, और फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या बात है, ये हुआ ना मजेदार सवाल, ये है मजेदार सवाल, पूरा कवर हो जाएगा अभी तक जितना पढ़े हो। ये है मजेदार सवाल, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपकी। चलिए भैया सॉल्यूशन शुरू किया जाए। पहला बहुत ही सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स कौन नहीं निकाल लेगा यार, गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, अरे कहां गया, गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला भैया सबको पता है, सबको, क्या, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो भैया रख दो वैल्यू वेट की, कितना दिया है 132, और CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो ये कार्बन हो गया तुम्हारा, और कार्बन, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, और ये दोनों 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। लो भैया, यानी 44, तो एन की वैल्यू आ गई 3। पहला पार्ट डन भैया, पहले पार्ट का आंसर है 3 मोल, कितना ही सिंपल है। चलो भैया सेकंड पार्ट में, अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरे अभी तो बताया भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या करना है, कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे तो आप मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3Na, कितना ही सिंपल है। सेकंड पार्ट भी डन भैया, सेकंड पार्ट भी डन, क्या बात है, इतना सिंपल, इतना सिंपल बच्चा। थर्ड में नंबर ऑफ एटम्स भैया पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैंने बताया था क्या, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमेशा, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया, ये कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया 3Na, तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां देखो, ध्यान से समझना, क्या CO2 है ना, सब्सटेंस कौन सा है CO2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो भैया दो, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, भैया 2 एटम है ऑक्सीजन के और 1 एटम है कार्बन का, मतलब इसमें इसमें यार इसको 2 मत समझ लेना, ये पूरा 3 एटम है इसके अंदर भी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आया 3Na, और उसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 9Na। क्या बात है भैया, इतना इजी, इतना इजी बच्चा। 4 नंबर आ जाओ, 4 नंबर में क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब यहां स्पेसिफिक कर दिया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये बढ़िया है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब सोच के देखो CO2 में, अब हमको कार्बन से मतलब नहीं है, अब सिर्फ ऑक्सीजन देखना है, क्योंकि उसने बोल दिया कि सिर्फ ऑक्सीजन एटम का नंबर बताओ, तो वही कॉन्सेप्ट, कितना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ, अब सिर्फ किसको देखेंगे, अब सिर्फ ऑक्सीजन को देखेंगे, तो इस बार मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, अरे 2 ही तो हैं, 2 ही तो ऑक्सीजन एटम है, यानी 3Na मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू Na। इतना सिंपल भैया, बिल्कुल बच्चा पार्टी, इतना सिंपल, चौथा भी डन। क्या ये मजेदार सवाल आपको समझ आया, वाह बहुत बढ़िया, ये है जोश, बोलो मजा आया, मजा आया करके, मेरे साथ सवाल करके मजा आया, मेरे साथ प्रैक्टिस करके मजा आया, क्या बात है। चलो भैया अब एक सवाल और करो मेरे साथ, फिर क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है, आ जाओ, एक और मजेदार सवाल, ऐसे मजेदार सवाल करोगे, आओ देखो एक और मजेदार सवाल करो। क्वेश्चन दिया है इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट
क्या दिया है? इन 36 ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट पहला, एक सेकेंड इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स, क्या बात है सर। थर्ड, नंबर ऑफ, ये भी बहुत मजेदार सवाल है, ये भी नेक्स्ट मजेदार सवाल है, ये मेरा सवाल है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ये बढ़िया है क्या। देखो सबसे पहली चीज क्या क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। इन 36, ये भी मेरा मजेदार सवाल है, तो इसको मैं मजेदार सवाल बोलता हूं, ये मेरा सवाल है, मजेदार सवाल, बस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए उठाया गया है, बढ़िया बढ़िया रिसर्च करके, ठीक है। तो आप मेरे रिसर्च पे भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं, बस आप सीखिए कॉन्सेप्ट को, मैं यही चाहता हूँ, आप सीखेंगे मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब वो सीखता है बच्चा, बच्चा सॉल्व करता है, जवाब देता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आओ सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के पहले सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया, बोला है कि 36 ग्राम ग्लूकोज है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता कि भैया ग्लूकोज का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, तो कोई बात नहीं बच्चा, आज से याद रख लो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। लो भैया, अब तो सब्सटेंस तुमको दे दिया मैंने, अभी तक कंफ्यूज थे कि भैया ग्लूकोज की क्या यूज करें, तो देखो यहाँ राइट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको नीचे राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो आप आराम से कर ले जाओगे। सबसे पहली चीज भैया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पुराने पुराने पाप जो हमको याद नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब आप प्रिपरेशन करें तो आप डेडिकेटेडली जो मैं पढ़ाऊं उसको जरूर याद रखिए। C6H12O6, ये तो मैंने तुमको फॉर्मूला दे दिया। अच्छा अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो जरा, तो ये तुम्हारा 12 हाइड्रोजन का हो जाएगा, और कार्बन 6 है और ऑक्सीजन 6 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 6 12, और कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 6, तो ये टोटल आता है आपका 180 ग्राम। तो मैंने आपको इसका मोलर मास दे दिया कैलकुलेट करके, लो इतना इजी कर दिया। अब पहला सवाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या बोला, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, नंबर ऑफ एटम पूछे, सबसे पहला स्टेप 1 याद रखो भैया, पहले मोल निकालो, क्योंकि भैया मोल निकालेंगे तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा, नंबर ऑफ एटम निकलेगा, और नंबर ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, ये बड़ा मजेदार है, ये इसको भी समझाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल क्या होता है भैया, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, भैया वेट भी गिवन है और मोलर मास भी हमने निकाल लिया, तो सिंपली 36 अपॉन 180, तो इसका जो मोल निकलेगा वो सिंपली कितना निकलेगा, 0.2 मोल। क्या बात है सर, पहला स्टेप डन। अब पहले पार्ट का आंसर लिखो, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे सबको पता है भैया, अब तो हर बच्चे को पता है जो मेरे से पढ़ रहा है, भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो मोल आया 0.2, तो 0.2 Na हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लो भैया, फर्स्ट पार्ट भी डन, क्या बात है। सेकंड पार्ट इतना इजी, अब बच्चा इतना इजी, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मेरा मेरा बताया हुआ तरीका याद करो, क्या भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकाल लो और उसके साथ टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दो, इतना इजी भैया, इतना इजी बच्चा। तो हमने अभी भी निकाला कितना, 0.2 Na तो आया है सर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कैसे करें, तो अब चेक करो, देखो अब ये फॉर्मूला को पढ़ा साइड में लिख लो, C6H12O6 कितना, 12 हाइड्रोजन और 6 और 6, अरे भाई 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, टोटल कितना हुआ, 6 और 6 12, 12 और 12 24, क्या बात है, मतलब इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। तो क्या क्या ये 12 Na सबका आया, एकदम आ गया होगा, 12 नहीं, कितना होगा 0.2 और 4, अरे मैं इसको 12 1.6 कैसे ले लिया इसको, ये तो 4.8 होगा ना, क्योंकि 24 है ना वहाँ, और 24 0.2, अब ठीक है, समझ आया, क्लियर। अब देखो थर्ड नंबर, अब क्या पूछा, ये मजेदार सवाल है, क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप का मतलब क्या है कि भैया उस कंपाउंड में अलग अलग एटम्स हैं, कितने, 3 तरह के एटम्स हैं, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, तो ईच टाइप का मतलब क्या है ना कि अलग अलग निकाल दो, हेलो इतना इजी क्वेश्चन, मतलब C6H12O6, इसमें कार्बन का भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, इसमें हाइड्रोजन का अलग बताओ और इसमें ऑक्सीजन का अलग बताओ, ये क्या ही है यार, कितना ही सिंपल है ये तो, सोच के देखो। कार्बन का निकालने के लिए सिर्फ कार्बन में फोकस करो, कितने नंबर ऑफ कार्बन भैया 6, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन पे फोकस करो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना था 0.2 Na मल्टीप्लाई बाई कार्बन एटम कितने हैं भैया 6 हैं,
तो 0.2 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 1.2 Na। लो भैया। अच्छा वैसे ही भैया हाइड्रोजन निकाल दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ सिर्फ हाइड्रोजन एटम। अच्छा हाइड्रोजन एटम कितने हैं भैया, हाइड्रोजन तो 12 है, 12 इस बार। तो अगेन 0.2 को इस बार 6 से नहीं, इस बार 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 2.4 Na। क्या बात है। वैसे ही सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 0.2 Na इंटू ऑक्सीजन कितना है भैया 6 है, 6 अगेन 6, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1.2 Na। लो भैया थर्ड पार्ट भी ले भैया, दन दनादन हो गया सॉल्व। इतना इजी, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने इसको नाम दिया दिस इज द मजेदार सवाल। मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप हम अलग अलग भी निकालना है, अलग अलग पूछा है तो अलग अलग निकाल देंगे तीनों केसेस में। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो बताओ भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आज के प्रैक्टिस सेशन की समाप्ति होती है यहीं। मजा आया? देखो इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाना, ठीक है, एक तो पढ़ाने में, एक सिखाने में, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। किस चीज को किस टाइम पे कहाँ पढ़ाना चाहिए, अगर ये टीचर को नहीं पता है तो बच्चा कुछ भी चाहे सीख नहीं पाएगा। मैं यही बोलता हूँ कि अगर तुमको लगता था अभी तक ना यार पढ़ना हार्ड है, या फिर ऐसा कभी लगता था कि कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, या लगता है कि यार नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका टीचर बोरिंग वाला होगा, उसको समझाना नहीं आता होगा, बट अगर सही चीज़ को सही टाइम पे सही जगह पढ़ाया जाए तो हर एक स्टेप क्लियर हो जाता है बच्चों को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम होते होंगे, और ऐसा सबको मैं मानता हूँ, ये चीज़ मैक्सिमम बच्चों का करेंटली इस जनरेशन में यही हाल है, ठीक है। बट क्योंकि फाइट बैक करने आना चाहिए, अंदर डेडिकेशन रहेगा, सीख पाओगे सब कुछ, तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक पढ़ाने में और एक सही तरह से पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। मैं आप ही के एज का हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग भी साथ में परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एज जो होता है ना, वो एज का जो कनेक्शन बड़ा मैटर करता है। वो पता चल जाता है कि किस चीज़ में किस जगह पे बच्चा फंस सकता है, या क्या उसको कन्फ्यूजन है, उस पॉइंट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपने तरफ से। आई थॉट आज का सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, सारे चैप्टर्स को का ऐसे प्रैक्टिस सेशन, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को मैं बिना कन्फ्यूजन आए हुए मैं आपका दूर कर दूंगा, इसीलिए कंसिस्टेंटली आप जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन को मैं एंड करता हूँ।